सकते हैं, लेकिन जब वर्षों से ईवीएम पर सवाल है और आज तक कोई ठोस साबित नहीं कर पाया है, तो सवाल ये भी है कि क्या ईवीएम पर बहस अब बंद होनी चाहिए? क्या ईवीएम पर भी कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों में मतभेद हैं? क्या आज के समय में बैलेट से चुनाव संभव है? क्या एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहे देश में बैलेट पेपर से चुनाव संभव है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। आप भी अगर ईवीएम पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो ईवीएम पर सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हम युवाओं के बीच में भी गए और उनसे भी जानने की हमने कोशिश की कि आखिर उनकी राय ईवीएम को लेकर क्या है। जबलपुर के युवाओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब एक बार फिर ईवीएम पर दोष देना बंद करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए, सोच करना चाहिए कि क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम आज जबलपुर के जीएस कॉलेज आए हैं। ये हमारे साथ यूथ है जिसने कभी वोट किया है या पहली बार वोट करेंगे। हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि ईवीएम, क्या आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है? नहीं। तो क्या चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? हाँ, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं। आपको क्या लगता है? सर, इलेक्शन कमीशन तो बोलता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं रहती है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में पेपर से चुनाव तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब देश में एक साथ चुनाव होंगे, एक देश एक इलेक्शन, तो आपको लगता है कि वो बैलेट पेपर से संभव है? जी, कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब जहाँ तक हम लोगों की बात है, क्लासमेट्स और स्टूडेंट की, वहाँ तक नहीं होनी चाहिए ये सब। ज़्यादा अच्छी बात होगी। आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि देश में जो भी इलेक्शन चल रहे हैं वो ईवीएम से ही होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ें हो रही हैं और एआई का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो अगर बैलेट पेपर से होता है तो उसमें बहुत समय लगेगा और अपने भारत देश की जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुकी है और जो न्यू वोटर्स है हर इलेक्शन में उसका परसेंट बढ़ते जा रहा है। तो मेरा यही कहना है जो भी इलेक्शन हो रहा है वो ईवीएम से हो, क्योंकि उससे आसानी भी रहेगी। और बैलेट पेपर का ये रहता है कि उसमें मतलब फेक वोटिंग से भी ज़्यादा होती है बैलेट पेपर में, और ईवीएम से बहुत आसानी रहती है। इस चीज़ से आसानी रहती है कि उसमें मतलब अपना काउंटिंग बहुत जल्दी हो सकती है और एक स्पष्ट गिनती हमको उसमें मिलती है। तो हमारे भारत देश में ईवीएम से ही इलेक्शन होना चाहिए आने वाले टाइम में ही। और जो अभी एक देश एक चुनाव का कानून आने वाला है वो तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो आए, क्योंकि जो विकास की मात्रा है भारत देश में, मतलब विकास की जो स्पीड है उससे स्पीड बढ़ेगी। जो चुनाव होते हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं, उससे क्या है विकास का स्पीड कम हो जाती है। आपको क्या लगता है कि एक देश एक इलेक्शन का जो है वो देश के लिए उचित है? ऐसा उचित है और मैं तो यही चाहूँगी कि ईवीएम से होना चाहिए, बिकॉज़ इसमें जो है स्पष्ट रूप से हमें वो देखने को मिलता है ना, स्पष्टीकरण। सो मेरा तो यही कहना है कि ईवीएम से होना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि ईवीएम से होना चाहिए। क्या एक देश एक इलेक्शन की जो इस समय प्रक्रिया होने वाली है, जब बहुत जल्द होगी, उससे आप सहमत हैं? जी, सहमत हैं हम। इससे देश में विकास भी होगा और ईवीएम एक ऐसा ज़रिया है जिससे किसी प्रकार की कुछ परेशानी नहीं होगी किसी को देश में। मेरे को लगता है ईवीएम से होना चाहिए। बेटा ये बताइए कि जैसे ही चुनाव होता है और रिजल्ट आते हैं, ईवीएम को दोष दिया जाने लगता है। सर वैसे तो नहीं देने चाहिए, ईवीएम बहुत अच्छा है, मतलब उससे करना चाहिए वोट। तो जीएस कॉलेज के छात्रों का ये कहना है कि अगले चुनाव भी बैलेट पेपर से संभव नहीं है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और ईवीएम से ही चुनाव किए जाने चाहिए। एक देश एक इलेक्शन के लिए सभी यूथ मानसिक रूप से तैयार हो चुका है और उसका कहना है कि देश का विकास तभी संभव है जब एक देश एक इलेक्शन हो। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हैं, पूर्व चुनाव अधिकारी हैं। मुकेश चौधरी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं।
मुकेश मीणा है पूर्व आईपीएस, रमेश ठाकुर हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आखिर ईवीएम को लेकर जो ट्रस्ट का इशू है वो क्यों नहीं कुछ पार्टियों में बन रहा है, क्यों ईवीएम को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो डावाडोल है? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है जी। कि सन 1998 से जब से ईवीएम मशीन पर से चुनाव की प्रक्रिया लगातार होती जा रही है, तो ये तो दो तीन चीजें सिद्ध हो चुकी हैं कि ईवीएम की मशीन को आप हैक नहीं कर सकते। जी। कई बार चैलेंज दिया इलेक्शन कमीशन ने, सब सारी पार्टियों को बुलाया, उन्होंने कहा जितने एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट वो आ जाएं और प्रूफ करके बताएं। कभी ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा, फिर इसी के लिए वीवीपैट लगा दिया गया, वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल ऑडिट वाली मामला आ गई। तो फिर ये बात आ गई कि इसको मैच करना चाहिए। और अभी पिछले चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में 1400 से ऊपर स्थान के वीवीपैट की गणना की गई, उसमें कोई गलती नहीं निकली। अर्थात कभी भी अभी तक 98 से लेकर 27 साल हो रहे हैं आ रहे हैं, कभी ये नहीं हो पाया कि ईवीएम की किसी गड़बड़ी को इस तरीके से पकड़ा जा सके। लेकिन हाँ, राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक दबाव लगातार बन रहा है। भारत के लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि भारत में जो परिवर्तन होते रहे हैं वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से होते रहे हैं, किसी प्रकार का कोई तमाशा नहीं होता रहा। किंतु हम ये मानते हैं कि भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को कुछ राजनीतिक दल अभी स्वीकार नहीं कर पाते। ये बात अलग है कि राजनीतिक दलों के अंदर भी मतभेद है, राजनीतिक दलों के अंदर भी मतभेद है। ऐसा नहीं है कि सारे विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ हो। और ये भी जानिए कि किसी समय जब कांग्रेस का शासन था तब बीजेपी भी इसी तरीके से सवाल उठाती रही। अर्थात जो भी दल विपक्ष में है और अगर चुनाव परिणाम उनकी मंशा के अनुरूप नहीं है तो सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं टेक्निकली इसको प्रूफ नहीं कर पाए, कोई चैलेंज नहीं कर पाया है इलेक्शन कमीशन को कि ईवीएम को हम हैक कर सकते हैं या ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ियां होती हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, नए बच्चे, वो तक जानते हैं कि ईवीएम से चुनाव कराने में कितनी सुविधा होने लगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं सन 51 से सारे चुनाव देख रहा हूँ, है ना, और लगभग पिछले 50 साल से चुनाव के संबंध लिख रहा हूँ। चुनाव कराने के पूरे देश में मुझे अनुभव है कि पहले बैलेट पेपर को लेकर कितनी गड़बड़ियां होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे, ठप्पे लगा दिए जाते थे। अब देखिए, जब से ईवीएम आया है तब से बूथ लूटने की घटना चली गई। जी सुशील जी, फर्जी वोटिंग की बात खत्म हो गई। हम जानते हैं ईवीएम के आने से बहुत सारी बुराइयां दूर हो गई। लेकिन सवाल फिर भी खड़े होते रहे हैं कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जाती है, टैंपरिंग की जाती है, उसके सॉफ्टवेयर को बदल दिया जाता है। ये तमाम तरीके के सवाल अक्सर पार्टियां खड़ी करती रही है। इसी पर हम सवाल का जवाब लेंगे। मुकेश चौधरी साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ। मुकेश जी, कितनी संभावना है, जैसा कि कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी कर दी जाती है, किस तरीके से कितना संभव है कि ईवीएम मशीन में ह्यूमन लेवल पर गड़बड़ी की जाए? मैम, ये सबसे पहले तो ये जो डिबेट है जो ईवीएम पे चलता आ रहा है भारत में पिछले काफी सालों से, ये एक एंडलेस टॉपिक है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके ऊपर कभी भी कंक्लूजन नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका कंक्लूजन करना। और अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो गवर्नमेंट को ही इसके ऊपर कुछ प्रोसेस या पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ईवीएम, जैसा कि अभी सर ने भी बताया और लगभग अब मेरे ख्याल से भारत में लगभग लोग जान चुके हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, बट टेम्पर होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज की। पॉसिबिलिटीज का मतलब ये नहीं होता कि भारत में हो रहा है। पॉसिबिलिटीज का मतलब ये है कि ये एक मशीन है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। उस प्रोग्रामिंग को कोई अपने हिसाब से करके, अपने हिसाब से डिजाइन करके किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को बेनिफिट दिला सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो 100% पॉसिबल है, इसको कोई डिनाइल नहीं कर सकता, वर्ल्ड वाइड डिनाई नहीं कर सकता। बट यहाँ बात ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, उनके जो अधिकारी हैं, जिनके पोजीशन में वो डिवाइस हैं,
अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर हम उन पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं सरकार पे, और सब क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये अपना काम सही तरीके से करते हैं, तो उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बट जो एलिगेशन है कि हो सकता है, इसकी संभावना है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ये टेक्निकली पॉसिबल है और ये हो तो सकता है मैम। अल्टीमेटली इसको इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते कि इम्पॉसिबल है, ये भी सरकार प्रूव नहीं कर पाएगी, ना इलेक्शन कमीशन इसको प्रूव कर पाएगा कि इम्पॉसिबल है। जी, तो संभव है आप कह रहे हैं। बिल्कुल गड़बड़ी की जा सकती है ईवीएम मशीन के साथ। साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी बताते हैं। मुकेश मीणा, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी आप हैं, आप जिस तरीके से देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर बार ये कहा जाता है, ये भरोसा दिलाया जाता है तमाम पार्टियों को कि बहुत ही फुल सिक्योरिटी के अंदर ईवीएम मशीन्स को ले जाया जाता है, कुछ घंटे पहले ही उन तमाम सेंटर्स पर ले जाया जाता है जहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी होती है। ऐसे में सवाल और आरोप ये लगते रहे हैं कि ईवीएम मशीन की जो सिक्योरिटी है उसमें चूक हो जाती है, जिसके चलते ईवीएम मशीन्स की सुरक्षा को लेकर, ईवीएम मशीन की में गड़बड़ी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी इलेक्शंस होते हैं जी, उस इलेक्शंस में राइट फ्रॉम पहले की जो प्री इलेक्शन स्टेज है उससे पहले भी स्टोरेज होते हैं, वहां भी प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। उसके बाद ईवीएम को जो ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें भी प्रॉपरली सिस्टम होता है। वापस लाते हैं काउंटिंग पे, वहां भी प्रॉपर। तो जो पुलिस का है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज का है उनके प्रोटेक्शन में ये सारी ईवीएम रहती है। तो ईवीएम में जो उस तरह से टेम्पर करना कि फिजिकली ले ली और फिजिकली उसको कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब काउंटिंग सेंटर पे भी आने के बाद में उसमें बाकायदे रिकॉर्डिंग रहती है कि कौन गया कौन बाहर आया। हाँ, ये तो एज ए सिक्योरिटी वाइज तो टेम्पर होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर जो इलेक्शन करवा रहे हैं, अगर जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं इलेक्शंस करवा रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं जी, जो ऑफिसर्स हैं इलेक्शन ऑफिसर्स, अगर उसमें कुछ करना चाहें तो उसमें पुलिस एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो अंदर का जो सिस्टम है उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि जी, तो एक दायरे तक ही पुलिस ये तो की सिस्टम है। एक दायरे तक ही पुलिस का उस पूरे मामले में भागीदारी होती है ईवीएम को लेकर। मुकेश जी, एक और सवाल, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं आने वाले वक्त में, तो पुलिस की तैयारी, अगर उस लेवल की हम तैयारी की बात करें, कितनी तैयारी आपको नजर आती है? नहीं, पुलिस का सिस्टम है कि ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट अगर चाहती है ईवीएम से कराना तो ईवीएम में प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस हिसाब से पुलिस एजेंसी अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। अगर बैलेट पेपर से होता है, और कई जगह नीचे बैलेट पेपर से अभी हुआ भी है, कई जगह जो लोकल इलेक्शन है उसमें अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले, तो उसमें प्रॉपरली जो सिस्टम होता है उसमें तो चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, पुलिस की जिम्मेदारी है प्रॉपर प्रोटेक्शन करना, बैलेट पेपर को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो पहले जमाने थे तब प्रोटेक्ट करना मुश्किल था। आज तो कम्युनिकेशन फास्ट है, आज तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो उसकी, आज आप मोबाइल से कम्युनिकेट भी कर सकते हो, इस तरह का इंसिडेंट यहाँ हो रहा है। आजकल इंटरनेट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहले तो क्या होता था कि पहले बैलेट पेपर चले जाते थे, पहले कम्युनिकेशन होता ही नहीं था आपस में एक दूसरे को, तो पता नहीं अगर बैलेट पेपर लूट भी गया तो उसके बाद एजेंसी उनका रेस्पॉन्स टाइम कम होता था, अब तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स टाइम है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस का एक्शन है वो क्विक हो सकता है, और पुलिस तो दोनों प्रोटोकॉल जो भी है, चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो, अच्छी तरह उनको करवा सकती है। ऐसा कोई नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी दोनों सिस्टम को प्रोफेशनल वे में करवा सकते। तो पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर है अगर बैलेट पेपर से भी इलेक्शन होते हैं तो, जिसको लेकर अक्सर मांग उठती भी रही है। रमेश ठाकुर भी है राजनीतिक विश्लेषक। रमेश जी, देखिए, हमेशा जब ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा होता है तो साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आपको जीत मिलती है तब आप ईवीएम को बिल्कुल किनारे रख देते हैं और बहुत जीत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब आपको हार मिलती है तो तमाम जो नेता और पार्टी हैं वो ईवीएम पर के माथे ठीकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, जिसके चलते हमारी पार्टी को हार मिली। देखिए ज्योति, ये ऐसा मुद्दा बन गया है, वो कहते हैं ना कि एक बोतल में जिन्न घुसा होता है और चुनाव के बाद वो बाहर निकल आता है। अब इस पे सवाल नहीं होता, बवाल होता है। और एक मुद्दा यहाँ पे ये भी और खड़ा हो जाता है जो संभावित होता है कि
पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो इस तरीके की ये ईवीएम को लेके चीजें हो गई हैं। जो सत्ता में होता है जो दल, उनको सूट करता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो सत्ता से बाहर होता है उनको दिक्कत होती है कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। और ये कमोबेश इस समय एनडीए की गवर्नमेंट के लिए नहीं है। जब एनडीए गवर्नमेंट सत्ता से बाहर थी, विपक्ष में थी और कांग्रेस हुकूमत कर रही थी, तो उस समय आडवाणी जी से लेके और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन सब ने सवाल उठाए कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती है। अब वो सत्ता में, वो सवाल नहीं उठाते हैं। संदेह के बादल दो चार जगह ऐसे मंडराने लगते हैं। जो साइबर एक्सपर्ट मुकेश जी ने कहा, उनके मत से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। जब 99% ईवीएम की बैटरी चार्ज मिलती है और ऐसे जगह पे जहां पे 2500 वोटर होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, जहां संभावना नहीं होती है कि सत्ता पक्ष के लिए वहां वोटिंग होगी, वहां पता चला 2500 से 2600 से वोटिंग हो जाती है। मतलब जितनी वोटिंग उससे भी ज्यादा भी हो जाती है। उसके लिए जब इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत आती है, उस पर गौर नहीं किया जाता है। झारखंड का चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ का चुनाव होता है, वहां से एक खुद कैंडिडेट, बसपा का कैंडिडेट बाहर निकल के आता है कि मेरे घर के 10 वोट थे, मेरे पूरे इलाके के 27 वोट थे, और जब ईवीएम का पिटारा खुला है तो पता चला मेरा भी वोट गायब हो गया, मेरा भी वोट दूसरे के लिए चला गया। तो इस तरह के जो छुटपुट तरीके से जो ये शिकायतें आती हैं, उस पे गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपको सरकार को ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है हमारा मामला नहीं है, हमारे पास जितनी भी चीजें आती है हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट उस पर कोई काम करती नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, क्या इस पे गड़बड़ी हो सकती है, क्या ये हैक हो सकते हैं? देखिए, सीधे शब्दों में समझने की जरूरत है, ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित कोई भी चीज होती है उसमें इस तरह की संभावनाएं होती हैं। अमेरिका में बैठा हुआ एक हैकर कहता है मैं भारत की जो ईवीएम सिस्टम है उसको हैक कर सकता हूं, वो दावा करता है इस तरीके से, और इस तरीके के दावा कई सारे किए जा सकते हैं। और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अगर पुलिस पे कोई सवाल उठाता है तो मैं कहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को। पुलिस बखूबी, क्योंकि हम लोग चुनाव जो कवर करते हैं ग्राउंड में करते हैं, पुलिस के बीच में भी होते हैं, ईवीएम को भी देखते हैं, पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ में चारों तरफ पहरा करती है, और सीसीटीवी कैमरे के लैस होते हैं, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। फिर बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन कोर कसर कौन छोड़ता है? कोई मास्टरमाइंड होता है, अगर इस तरीके से करता है, कोई मास्टरमाइंड होता है, यानी कि कहीं ना कहीं तो देखिए सुरक्षा में हम कहीं तो लूप होता है जहां से इस तरीके के सवाल उठने शुरू होते हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, देखिए हमेशा हम देखते हैं जब भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सफाई दी जाती है, बहुत क्लियर किया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन अभी जैसा कि रमेश जी भी बता रहे हैं कि मानव निर्मित है ईवीएम भी। जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठते रहे हैं, अगर मान लीजिए, क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कई बार कि ईवीएम में कई बार ये शिकायत होती है कि एक बटन दबाने से एक ही पार्टी विशेष पर चाहे आप कोई भी बटन दबाएं, सिर्फ उसी का वो प्रेस होता रहता है। इस तरीके के सवाल क्यों खड़े होते हैं? देखिए ज्योति जी, आपने 2-3 बड़ी अच्छी बातों की ओर ध्यान दिलाया है। मैं इसको कहना चाहूंगा कि ये एक मामला गुना का था कि जहां पोलिंग होने के पहले जब मशीन की को चेक कर रहे थे, मशीन को चेक कर रहे थे, तब ऐसा हुआ था कि कोई भी बटन दबाइए और वोट एक ही पार्टी के जा रहे थे, तत्काल इसकी ओर ध्यान गया और उसको हटाया गया। वो उस मशीन की कोई गड़बड़ी थी। लेकिन ये मामला जिसको कहते हैं कि यूनिक था, लाखों मशीनों में से एक आध मशीन की गड़बड़ी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस समय जब भी कोई काम होता है तो कोई काम अकेले में नहीं होता, 4-5 लोग होते हैं। और आजकल हम जानते हैं कि जिस तरीके से वोटर बहुत ज़्यादा तेज हो गया, समझदार हो गया, कि प्रांत के लिए किसी को और वोट करेगा, देश के लिए किसी को और वोट करेगा, गांव के लिए और वोट करेगा, शहर और करेगा। उसी तरीके से जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि कभी ये संभव नहीं है कि 4 अधिकारी मिलकर इस तरीके कोई हैकिंग का कार्यक्रम कर सके। जिस बात को हमारे साइबर एक्सपर्ट कहना चाह रहे हैं कि सब वो संभावना की बात करें, पर मेरा कहना है कि ये संभावना भारत में जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं, एक बड़ी यूनिक बात है, जिसको बार बार कहते हैं कि भारत के चुनाव दुनिया के सबसे बड़े तो हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं और चुनाव का पूरा आयोजन शासकीय अधिकारियों, शासकीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। अर्थात शासकीय कर्मचारियों ने हमेशा
अपनी राजनीतिक तटस्थता और लोकतंत्र के प्रति अपने समर्पण को सिद्ध किया है। और इसी भावना के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कभी भी इस तरीके से मशीन को हैक करने का काम, मशीन को प्रोग्रामिंग करने का काम अगर कोई किया जाएगा तो तत्काल उसकी जानकारी बाहर आ जाएगी। अभी तक 98 से लेकर कभी ऐसा मौका नहीं आया। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि उसके जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उनको बार बार क्लियर किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 सवाल थे ईवीएम को लेकर, जितने आप हर एक का उत्तर दिया गया था। वो इसीलिए दिया गया था कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। और बार बार इलेक्शन कमीशन यही कहता है कि हमारी मशीनें यहाँ रखी है, आप आके इसको हैक करके या प्रोग्राम करके दिखाइए, हम मान जाएंगे। लेकिन कोई कर नहीं पा रहा। दुनिया के दूसरे देश में बैठे लोग बात कर सकते हैं, पर यहाँ आकर उसको वास्तविकता से व्यवहार में नहीं बता सकते कि हम चुनाव को मशीन को इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें मानना चाहिए कि जैसे भारत की जनता पूरी तौर पे लोकतांत्रिक हो गई, उसका कमिटमेंट है, उसी तरीके से जो शासकीय अमला भी है जब चुनाव में जाता है तो वो अपने तटस्थता को प्रदर्शित करा। ये और बार बार सिद्ध हुआ है कि भारत में जिस तरीके से सत्ता के रहते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता थी, बीजेपी जीती, बीजेपी की सत्ता थी, कांग्रेस जीती रही, मतभेद सत्ता होती रही, आती रही, जाती रही। इसलिए मानना चाहिए कि जैसे जनता परिपक्व है जी। आप ही की बात पर मुकेश चौधरी कुछ बोलना चाहते हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। जी मुकेश जी। वो एक्सपर्ट है, उनको जरूर बोलना चाहिए। जी मैम, यहाँ पे सर की बात सुन के मेरा थोड़ा सा सबमिशन ये है, सबसे पहले तो एक मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ कि क्या सिचुएशन हो सकती है, उसके ऊपर मैं जवाब चाहूंगा, चाहे कोई भी अपना ओपिनियन दे उस पर। मैंने एक मशीन बनाई, एक कंट्रोलिंग यूनिट बनाया, ठीक है, एक बैलेट यूनिट बनाया। बेसिकली 2 यूनिट से बना हुआ है हमारा सिस्टम। कंट्रोलिंग यूनिट वो हो गया जहाँ पे हम बटन प्रेस करते हैं और एक लाइट जलती है, और बैलेट यूनिट वो हो गया जहाँ पे बैलेट पेपर पे एक पेपर पे प्रिंट आउट हो रहा है कि आपने किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो आपने वोट किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन, मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ये बोल सकता है कि जिस टेक्नोलॉजी से हमने ये बनाया है, सेम टेक्नोलॉजी से आप अपनी मशीन बना के लेके आओ और हमें साबित कर दो कि टेम्परिंग नहीं हो सकती? जैसे ही इलेक्शन कमीशन ये रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा किसी से, तो किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसानी से संभव है प्रूव करना कि किस तरीके से इसके अंदर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अब क्यों ये प्रूव नहीं हो पाता है इलेक्शन कमीशन जब इनवाइट करती है पार्टीज को? क्योंकि वो मशीन जो है वो प्री प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंगली है। अगर आप उस पर जो बटन प्रेस करोगे वोट किसी को जाएगा, और जो पर्ची निकलनी है उसी कैंडिडेट की निकलेगी जिस तरीके से मशीन डिजाइंड है। पर क्वेश्चन उस पर उठता है कि जिस टाइम पे वोटिंग हो रही है, क्या उस टाइम पे मशीन जो है वो फेयरली डिजाइंड है? क्या उसकी कोडिंग या कमांड जो है वो फेयरली डिजाइंड है? क्या मैं एक कैंडिडेट को वोट करूंगा, इंटरनली वोट किसी और को नहीं जाएगा? तो ये क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस कब तक आंसर नहीं हो सकते? जब तक उसकी एनालिसिस या उसका फॉरेंसिक्स किसी थर्ड पार्टी से सबके सामने या सबके बीच में एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस में नहीं हो। तो ये इसलिए हमेशा डिबेट चलता जाएगा मैम, ये डिबेट कभी एंड नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी है, जिसने बनाई है वो चाहे जो कर सकता है, जिसके कंट्रोल में पोजीशन में जो चाहे वो कर सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। बिल्कुल। इस पर जो सवाल खड़े होते हैं उनका आखिर अंत क्यों नहीं है? रमेश ठाकुर जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ईवीएम पर अब बहस बंद करने का समय आ गया है? जिस तरीके से देखिए चुनाव आयोग की तरफ से बार बार चीजें क्लियर की जाती हैं और हमेशा अक्सर यही देखा जाता है, क्योंकि मैं आपसे फिर भी दोहरा रही हूँ दोबारा से कि जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है, जब आप जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। एक ताजा उदाहरण है ईवीएम में गड़बड़ी का। अभी महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुए विधानसभा के, तो वहां पे एक गांव है, तो उस गांव में लगभग 2300 वोटर हैं जी। तो वहां के गांव वालों को कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करा, लेकिन फिर भी हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे चला गया। फिर उन्होंने गांव में प्रशासनिक अधिकारियों का अपनी मांग करी कि हमारे पूरे गांव की एक वोटिंग होनी चाहिए, फेयर वोटिंग होनी चाहिए, हम बैलेट से करेंगे। सरकार ने मना कर दिया, प्रशासन ने मना कर दिया, सब लोगों ने मना कर दिया। यहां तक हुआ उस गांव की 10 दिन तक घेराबंदी कर दी गई कि इस गांव का कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या है? ये तो दर्शाता है जो मुकेश जी कह रहे हैं कि एक्सपर्ट, कि भाई जो पहले डिजाइन कर दी जाती है जिस समय वोटिंग हो रही है, ये संभावनाओं की बात कर रहा हूं मैं, जब पता चला पहले डिजाइन करके मशीन रख दी गई है, फिर उसके बाद अगर आप इनवाइट करते हो कि आप इसको रीडिजाइन करो, तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। वो एक ही बार हो सकती है। पहले जब डिजाइन की जाती है, कोई घर बना दिया जाता है,
और जो भी राज मिस्त्री जब आता है उसको पता होता है कि नींव में सरिया कितनी डाली है और नींव जब रखी गई थी उसमें सीमेंट किस क्वालिटी का डाला उसको ही पता होता है। अगर उस समय अगर सुशील त्रिवेदी जी को बुलाया जाए, मुकेश मीना जी को बुलाया जाए या हम आपको बुलाया जाए कि बताइए मेरा जो घर बना है इसके जो नींव डाली थी उसमें मटेरियल आपको बता दो, क्या हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के ने कई बार कोशिश करी है कि इस बरैये के छत्ते में एक बार हाथ डाला जाए और डालने की कोशिश भी करी गई है, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा हो नहीं पाया। तो डिबेट रही, हमेशा चलती रहेगी। सबसे बड़ा जो शक और जो सुबह ये होता है तब होता है जो सत्ता पक्ष में जो दल होता है उनको आखिर परवाह क्यों नहीं होती है, वो क्यों नहीं डरता, वो बेखौफ होके इन चीजों पे बेपरवाह क्यों आगे बढ़ता रहता। वो कभी कहता ही नहीं है कि चलो अगर आपकी ऐसी शंका है तो इस बार चुनाव हो रहे हैं, एक प्रदेश का या एक जिले का हम लोग बैलेट पेपर से करवा देते हैं, आपकी शंका भी दूर हो जाती है। ऐसा भी नहीं हो पाता है। और यही भारतीय जनता पार्टी खुदान खास्ता जब बाहर चली जाएगी, अब आप देखिएगा तो इसी तरीके के ईवीएम पे सवाल तब भी उठेंगे जैसे आप उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ईवीएम पर सवालों की जो बौछार है वो कब ईवीएम पर सवाल उठने बंद होंगे, ये सवाल सभी के जहन में। और इसी सब के बीच आप सबका शुक्रिया, हमसे तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। हमसे जुड़े डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, आपका भी शुक्रिया। मुकेश चौधरी, मुकेश मीणा और रमेश ठाकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आप सबका शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।